ठीक है जी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईपी वर्जन 6 और इंट्रोडक्शन है वर्जन 6 का। आप लोग जानते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने आईपी वर्जन 4 को कवर किया था और हमने पढ़ा था आईपी के बारे में। ठीक है। आईपी वो पैकेट है, वो चीज है, वो प्रोटोकॉल है जहाँ पर पैकेट की सॉर्टिंग होती है। ठीक है। और डिलीवरी जहाँ पर आती है, तो वो सारी चीजें, वो सारी हमने पढ़ी थी। ठीक है। कोई भी इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट को डेटाग्राम कहा जाता है, ये बात भी हम लोगों ने की थी। ठीक है। हर डेटाग्राम के पास एक सोर्स आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। और एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जिसमें रेसिपिएंट की तरफ जो इंटेंड करता है। इसी तरीके से और क्या क्या हो सकता है भाई, जो आईपी है, टीसीपी आईपी जो स्टैक है, उसका एक सेंट्रल ऑपरेशन है, आप कह सकते हैं। ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एड्रेसिंग के लिए, राउटिंग के लिए, किसके बीच में? होस्ट के बीच में। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। किस तरीके से वर्जन 4 4 ऑक्टेट में डिवाइड है, किस तरीके से क्लासेस हैं, एड्रेस के टाइप्स हमने देखे थे। ठीक है। और कैसे कैसे चीजें चलती हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसी फैमिली का एक जो नेक्स्ट जो सर्विस है, जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। बहुत सारी बातें हैं वर्जन 6 को लेकर, सब लोग कहते हैं बहुत नई टेक्नोलॉजी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में इसके दिमाग को रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और समझेंगे किस तरीके से वर्जन 6 दिखता है, चलता है, क्या इसके सर्विसेज हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या हम लोग राउटिंग में किस तरीके से वर्जन 6 को यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखें। सबसे पहली बात क्या आती है कि भाई वर्जन 6 को लाया क्यों गया था। ठीक है। इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो उन सब की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में सवाल आता है, और उस सवाल की वर्जन 6 को लाया है किस लिए गया, तो उसका एक आंसर है कि भाई ये है आपके क्या, जितना जो डिप्लीशन है वर्जन 4 का, डिप्लीशन ऑफ वर्जन 4, डिप्लीशन कह सकते हो कि एग्जॉस्टिंग कह सकते हो कि एक समय ऐसा था कि अगर मैं बात करता हूँ 90s की, तो 90s में ये सोचा गया था, जिस तरीके से आपका जो इंटरनेट कमर्शलाइज्ड हुआ, कि हमारी जो आईपी एड्रेसेस हैं, यूजुअली हमें 4.29 बिलियन टोटल एड्रेस मिलते हैं रफली, अगर एक आइडिया लगाएं, तो वर्जन 4 में आपको करीबन 4.29 या कह लीजिए 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं ओवरऑल, हर तरीके से। वर्जन 4 में। ठीक। तो ये जो सारे एड्रेसेस थे, ऐसा लगने लगा था, जो हमारी रजिस्ट्रीज हैं, इंटरनेट रजिस्ट्री हैं, उन्हें ऐसा लगने लगा था कि 90s में ही ये सारे क्या होंगे, खत्म हो गए। जिस तरीके से यूजर्स की रिक्वायरमेंट होने लगी इंटरनेट के कमर्शियल होने के बाद, बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिसमें आपने देखा कि जस्ट लाइक आपके मोबाइल फोन्स हैं। ठीक है। और भी बहुत ज्यादा यूज केस ऐसे हो गए जिसमें आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होने लगी, ना कि खाली आपके सिस्टम्स जो इंटरनेट पे कनेक्ट थे, बहुत सारी सर्विसेज, इंटेलिजेंस सर्विसेज कह लीजिए, सर्विलांस हो गए, आपके साथ होम अप्लायंसेज में भी आप बहुत सारी तरीके से, अलग अलग तरीके से आप आईपी को यूज करने लगे। मोबाइल फोन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि जिसकी वजह से आप इंटरनेट उस पर एक्सेस करते हो, और जहां इंटरनेट होगा वहां आपको एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो 90 में ये सोचा गया कि 90s में कि भाई ये तो खत्म होने लगा, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो डिजाइनर्स ने एक प्रपोजल लॉन्च किया। डिजाइनर्स क्या थे, बेसिकली इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने ये कहा कि भाई आप क्या करो कि इस एड्रेस का एक और वर्जन लॉन्च, मींस एक और ऐसा एक्सटेंशन जो वर्जन 4 से बेहतर हो, जो वर्जन 4 की शॉर्टेज है उनको खत्म करे, साथ में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आप उसको बनाओ। तो आईटीएफ ने ये जिम्मेदारी ली और इंजीनियर्स को कहा कि भाई आप लोग बनाओ भाई एड्रेस। तुम लोगों ने मिलकर एक मॉडल प्रपोज किया जिसमें आपकी 32 बिट की जगह 128 बाइनरी बिट का कॉम्बिनेशन बनाया। 2 रेज़ टू द पावर 32 आपको देते हैं अप्रोक्स 4.3 बिलियन एड्रेस। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ आईपी वर्जन 6 के बारे में,
तो ये देते हैं आपको 2 raised to the power 128। इतनी बाइनरी बिट्स हैं, 2 की 128 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा निकल कर? तो ये आएगा आपके सामने 342 366 920 938। वॉइस क्लियर है ना मेरी आप लोगों को? 463 जी यस सर। 374 607 431 768 211 211 एंड 456। इतने नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट है। इनको अगर आप पढ़ना चाहेंगे कि भाई अगर आप किस तरीके से, जैसे जस्ट लाइक कहते हैं कि 100,000, ठीक है, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, इस तरीके से अगर आप इनकी जो वैल्यू को लिखना चाहते हो, तो अगर आप याद रखना चाहते हो, रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ये है 340 अनडेसिलियन। सबसे पहला जो फिगर है आपके पास, यहां से लिखते हैं तो इसे हम बोलेंगे 340 अनडेसिलियन। 282 डेसिलियन। 366 नॉनिलियन। 920 ऑक्टिलियन। 938 सेप्टिलियन। 463 सेक्सटिलियन। 463 क्वांटिलियन। ये 463 दो बार है भाई यहाँ पर। 463, देन 463, देन 374। 463 सेक्टिलियन, 463 क्वांटिलियन, 374 क्वाड्रिलियन, 374 क्वाड। ये थोड़ा सा आपको रिलेटिव सा लगता है सुनने में, ठीक है। 607 ट्रिलियन। 431 बिलियन। 768 मिलियन एंड 211,456 एंड 456। ये वो फिगर है जो मैक्सिमम है। अभी तक आपने कहा बिलियन ट्रिलियन तक की आपने बातें सुनी है, लेकिन उससे ऊपर क्वाड्रिलियन होता है, उससे ऊपर क्वांटिलियन होता है, फिर सेक्सटिलियन होता है, फिर सेप्टिलियन होता है, फिर ऑक्टिलियन, नॉनिलियन, डेसिलियन, अनडेसिलियन। तो अप्रोक्स आप कहोगे 340 अनडेसिलियन नंबर्स हैं अप्रोक्स। आप अगर लगाते हो और पूरे फिगर पर जाते तो इतने हैं, और ये इतने सारे हैं आपके जो आईपी वर्जन 4 है वो यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। और केवल 4.3 बिलियन। अगर IPv4 को यहां से ही कंपेयर करते हो तो अब आप ये देख लीजिए, ये 431 बिलियन है और वो 4.3 बिलियन के आसपास ही खत्म हो जाता है। तो ये जो वर्जन IPv6 है, इसने इतनी पावर दी कि जो सबसे बड़ा उनके सामने जो गोल था कि भाई नंबर ऑफ एड्रेसेस शॉर्ट नहीं होने चाहिए, तो उनको इसने खत्म कर दिया और इतने सारे नंबर्स निकल गए। अगर आप याद करना चाहते हैं फिगर तो बहुत अच्छी बात है, कोई इंटरव्यू में पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेस कितने हो सकते हैं IPv6 में, देन यू कैन मेमोराइज दिस टेबल। आप इस नंबर को लीजिए और बोल दीजिए, आपसे शायद ही IPv6 का फिर कोई सवाल पूछा जाएगा। क्लियर है? तो ये इसके साथ एक का।
तो इसने इतने सारे नंबर दिए, और भाई नंबर्स की जरूरत कैसे पड़ी, तो अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो जो सबसे बड़ा अनअसाइंड टॉप लेवल ब्लॉक था IP वर्जन 4 का, ठीक है, जो सबसे बड़ा ब्लॉक था वो फेब्रवरी 2011 के में एग्जॉस्ट हुआ। फेब्रवरी 2000 के अंदर IPv6 के पास सबसे लास्ट 16 मिलियन IPv4 बचे थे, ठीक है। और आयना ने इसे जितनी भी रीजनल अथॉरिटीज हैं, तो 5 हमारी रजिस्ट्री हैं, देखिए रजिस्ट्रीज के बारे में जानते हैं आप लोग, कुछ आइडिया नहीं। किसी को? सबसे ऊपर क्या है कि इंटरनेट असाइंड, थोड़ा सा बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे ऊपर है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, शॉर्ट में कहते हैं आयन। इसका काम क्या है, जितने भी आईपी एड्रेस, मतलब कह लीजिए प्रोवाइडिंग का काम जो है पूरे दुनिया में, यानी कि इंटरनेट का जो कंट्रोल है वो आयना के पास। एएस नंबर्स प्रोवाइड करने का काम इसका है, ठीक है। नंबर्स पर कंट्रोल करने का, कहाँ किस तरीके से जाएंगे, किस तरफ से जाएंगे, वो सारे जो काम है, वो सारे काम इसने अपने पास रखे हुए हैं। इसने भी क्या कर रखा है, 5 RIR, इसे कहते हैं मेन रजिस्ट्री, इंटरनेट रजिस्ट्री। इसके 5 कह लीजिए रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री है। IR का मतलब है RIR का, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। इसने क्या किया, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अपने अलग अलग प्रोवाइडर्स बने, ठीक है, जिन्हें आप कह सकते हो ये हमारे ये लोकल रजिस्ट्रीज है, RIRs बोलते हैं, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। ये 5 कौन कौन सी हैं? इसने अपना सारा काम जोग्राफिकली डिवाइड कर दिया इन 5 यूनिट्स में। इसने इसने अपने 5 यूनिट्स बनाई, और पूरे दुनिया में 5 मेजर, ये तो मेजर ISP हो, सॉरी प्रोवाइडर वगैरह रजिस्ट्री हो गई, फिर इसकी सब रजिस्ट्री। ये 5 कौन कौन सी हैं? इनमें आता है, जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हमारा आता है एपनिक, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। उसके बाद आता है राइप, राइप NCC। ये है रिजॉक्स IP यूरोपियंस नेटवर्क कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये यूरोप को देखता है। जो हमारा एशिया पैसिफिक का काम है, तो ये सारा एशिया पैसिफिक का काम इसके पास है, ठीक है। फिर राइप है रिजॉक्स IP यूरोपियंस नेटवर्क कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। उसके बाद है लेकनिक, ये आता है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद आता ये है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। उसके बाद आता है अरिन, ये कहां पर आता है, ये आता है अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर, दिस इज अमेरिका, अमेरिकन रजिस्ट्री। दिस इज लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। दिस इज यूरोप। और कौन सा बचा आपका? अफ्रीका, तो अफ्रीका के लिए है एफ्रिनिक, ठीक है। अफ्रीकन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, ये अफ्रीका, अफ्री जो भी है, अफ्रीका, ठीक है। ये जो 5 रीजनल रजिस्ट्रीज हैं, इनके पास क्या है कि आयना ने डिवाइड किया हुआ है कि अब आप क्या करोगे। अब IP एड्रेस आपका अगर कोई मांगता है, अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ और मेरे सिस्टम को IP एड्रेस मुझे परचेज करना है, तो मुझे जो प्रोवाइड करेगी वो एपनिक करेगी, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन। कोई यूरोप में बैठा है तो उसका कंट्रोलर राइप के पास है। अगर कोई लैटिन अमेरिका में बैठा है तो उसके पास लैक्निक के पास जाना पड़ेगा। कोई कोर
अमेरिका के अंदर है तो उसे एरिन से बात करनी पड़ेगी, और कोई अफ्रीका में करेगा तो उसे इससे बात करनी। ठीक है। तो फरवरी 2011 में आयना ने जो उसका लास्ट 16 मिलियन आईपी एड्रेस का जो ब्लॉक बचा था वो डिस्ट्रीब्यूट किया इन पांच के पास, 2011। अब ये 2011 और 1990 के बीच का समय है। ये जो गेम है ये क्या है? 1990 में मैंने आपसे कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि हमारे आईपी एड्रेस खत्म हो जाए। उन्होंने कहा IPv6 नया मॉडल बनाओ, तो उन्होंने IPv6 बना लिया। ठीक। अब IPv6 बना लिया, तो अब क्या करे, अब यहां मैं क्या कह रहा हूं कि 2011 में भी IPv4 एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, डिप्लीशन होने के बावजूद भी, खत्म होने के बावजूद भी IPv4 2011 में था, और तब भी इनके पास 16 मिलियन IPv4 एड्रेसेस थे जो ये लोकेट कर सकते। ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ इसके बीच में? जब नब्बे नब्बे में ये सोचा गया कि एक नया मॉडल लॉन्च किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मॉडल लॉन्च कर देते हैं, और आपके सामने एक 128 बिट का एक मॉडल उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन इस 128 बिट को डेवलप करने के लिए इंजीनियर को समय चाहिए। उन्हें क्या बनाना था? इस 128 बिट की सर्विसेज को बनाना था, इसको टेस्टिंग करनी थी, प्लेटफॉर्म पर लगाना था, इंटरनेट का फ्यूचरिस्टिक बनेगा ये, सारी बैकबोन बनेगा। तो उसके लिए इसको तैयार करना था, तो उसके लिए इनको टाइम चाहिए था। तो इस मीनवाइल, इस प्रोसीजर में, ड्यूरिंग द रिसर्च ऑफ द IPv6 टेक्नोलॉजी, तो डिजाइनर ने कहा कि भाई ये एड्रेस खत्म हो जाएंगे तो क्या करें? तो उन्होंने लॉन्च करी टेक्नोलॉजी क्या, एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन दिया, दैट इज नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है भाई? है ना, जो अपनी रजिस्ट्रीज के थ्रू दुनिया में जो आईपी एड्रेस बांट रहा था वो सब क्या थे? पब्लिक एड्रेस। टोटल कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने क्या किया भाई, पब्लिक एड्रेस सारे खत्म हो जाएंगे तो अब कैसे करेंगे? तो इन्होंने क्या किया, रिजर्व लेन लॉन्च करी। इन्होंने किया कि हम क्या करते हैं, अपने क्लास A, B और C में से कुछ एड्रेस रिजर्व कर लेते हैं, और उन्हें कहा गया देज आर द प्राइवेट नंबर, प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंजेस। ये वो प्राइवेट एड्रेस हैं जैसे कोई भी एंटरप्राइज यूज कर सकता है बिना किसी खर्चा को किए हुए, विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी। एनी एंटरप्राइज कैन यूटिलाइज दीज आईपी एड्रेसेस। क्लास ए में एक रेंज रिजर्व की गई, 10.0.0.0.0/8, इसे कोई भी यूज कर सकता है। क्लास बी में 172.16.0.0 से लेकर 172.31, 172.31.00 तक के लिए एक प्राइवेट रेंज इसमें रिजर्व की गई। इसमें 16 नेटवर्क आते हैं, 16। क्लास सी में 192, 168 जीरो से लेकर 0.0 से लेकर 192, 168, 255.0 तक के लेते हैं, और इसमें आपके 256 प्राइवेट नेटवर्क आते हैं। तो आप 192 टू 168 वन की रेंज पॉपुलरली देखते हो, लेकिन वो 192 टू 168 00 से लेकर 192 टू 168 255.0 तक कोई भी नेटवर्क आईडी आपकी प्राइवेट थी। इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपके पास जितने भी अपने पब्लिक आईपीज दिए गए हैं उन सबको वापस ले लो, और सब कॉर्पोरेट से कहो अब आप इस पर काम करो। अब इसमें खासियत क्या है? जैसे कोई एंटरप्राइज है, ठीक है, आपने अपने यहाँ पर नेटवर्क बनाया हुआ था अभी तक, और सब पर पब्लिक आईपी चला रखे थे, जस्ट लाइक 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और राउटर आपने लगाया हुआ था, राउटर से आप प्राइवेट टू पब्लिक ही रीच हो जाते। उन्होंने कहा कि आप इन सबसे आईपी वापस ले लो, और इनसे कहो कि अब आपने जैसे क्लास ए चलाया हुआ बड़ा नेटवर्क है, तो आप सब पर 10.0 का नेटवर्क चला लो, 10 का 10। एंटरप्राइज ए को भी 10 चलाने के लिए कहा गया, राउटर्स के थ्रू रीचेबल। एंटरप्राइज बी को भी ये कहा गया कि आप भी 10 को यूज कर लो, 10.00 को। अब दोनों ने यूज कर लिया। अगर अब ये दोनों नेटवर्क, दोनों एंटरप्राइजेस जो सेम नेटवर्क आईडी को यूज कर रहे हैं, जब वो इंटरनेट पर जाएंगे तो डेफिनेटली वो क्लैश कर जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, नेटवर्क नहीं चल पाएगा, तो कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि हम एक सर्विस बना रहे हैं राउटर के लिए, जिसे कहा गया नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब आपको यहाँ पर इतने सारे पब्लिक आईपी ना लेकर आपको केवल कुछ ही पब्लिक आईपी परचेज करना है। जस्ट लाइक अभी आपके पास 1,000 पब्लिक आईपी थे, तो आप क्या करो, आप उसमें से 10 आईपी
अपने पास रख लो, बाकी प्राइवेट चला। तो आपने 1.1.1, 1.1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके से पब्लिक आईपी परचेज कर ली कम। पहले 10,000 आईपी खरीदते थे, 1000, अब आपको केवल 4 आईपी खरीदने। ये 4 आईपी क्या करती है, जब आपका प्राइवेट मशीन जब आपके राउटर से बाहर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो यहां पर सोर्स आईपी तो अपनी लेकर आता है प्राइवेट वाली। ये नेट सर्विस क्या करती है, आपकी जो परचेज पब्लिक आईपी है, तो आपकी सोर्स आईपी को रिमूव कर देती है, और ये जो पब्लिक एक आईपी है वो उसकी जगह अटैच कर देती है। मींस यहां पर क्या है कि पैकेट के अंदर ट्रैवल आउटगोइंग इंटरफेस पर जाते समय होगा क्या, आपका जो सोर्स आईपी लगकर आया था उसको हटा दिया जाता है, और उसमें आपका नया पब्लिक आईपी लगाकर भेज दिया। तो बाहर हमेशा पब्लिक आईपी से राउट हो गया, और जब आप वापस आओगे तो फिर ये दोबारा से पब्लिक आईपी यहाँ से रिमूव करके आपका जो डेस्टिनेशन सोर्स जो प्राइवेट आईपी था वो उस पर फीड कर दिया जाएगा। तो इस नेट ने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया, और तभी आप देख पाते हो कि IP वर्जन 4 आज भी लाइव है। आप आज भी IP वर्जन 4 पर काम कर रहे हो ड्यू टू दिस सर्विस। ठीक है, और भी रीजन है IP वर्जन 4 पे आप अभी भी क्यों काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करता हूँ कि 2011 तक भी उनके पास 16 मिलियन आईपी जो बच पाए, वो केवल इस नेट सर्विस की वजह से बच पाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? जी सर। तो जितना भी, अब इनमें भी जो एग्जॉशन था जो इन्होंने 2011 में कहा, उसमें किस किस ने कब कब खत्म कर दिया, अगर मैं बात करता हूं तो एशिया पैसिफिक जो आपका था एपनिक जो हमारे पास था, ये 2015 तक अपने जो उसने ब्लॉग दिया था, जो लास्ट उनके 16 मिलियन आईपी बचे थे, तो इसने 2015 तक खत्म कर दिया। इसने कहा भैया हमारे पास से पूरा एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो समय लगा वो लगा अफ्रीका। ये 2015 तक अपने 90%, अप्रोक्स 90% ये खत्म कर चुके थे। राइप भी, लेकनिक भी, अरन भी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। अगर 90% में बात करते हैं, एथनिक की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा आईपी एड्रेस यहाँ यूज में आता है, क्योंकि यहाँ इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज। ठीक है, एफरिन एक ऐसी सोल रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री है जिसके पास, मतलब आप ये लगा लीजिए एज ऑफ नवंबर 2018 की मुझे याद आती है कि इनके पास अब भी आईपी एड्रेसेस बचे हुए हैं। ठीक है, ये केवल अपने 60 to 80% ही कर पाए थे। तो सबसे जो लेट है IPv6 का इंस्टॉलेशन, वो एफरिन, ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ नोड्स। अफ्रीका में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है, ऐसा पिछड़ा हुआ भी नहीं, लेकिन मैं 2018 का स्टार्ट मुझे याद आते हैं तो उसकी बात करता हूँ। आज जो करंट 2024 है इसके बारे में तो बिल्कुल ही सारी चीजें चेंज हो गई। ठीक है, तो राइप जो था, इसने 2019 में डिक्लेयर कर दिया था कि हम पूरे के पूरे हर तरीके से IP वर्जन 4 से वॉश आउट हो चुके हैं। इनके पास 2019 में, मुझे इसकी भी याद आता है कि 2019 में ISPs को ये कहा गया था कि आप V6 को लॉन्च करो, कैसे भी करके लॉन्च करो इसको। तो राइप ने जो अनाउंस किया कि भाई 2019 में, और वो भी करीबन करीबन नवंबर 2019 की बात मुझे याद आती है, नवंबर 2019 के अंदर इन्होंने कहा कि हमारे पास अब कुछ नहीं है, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हमें IPv6 को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं कि मतलब किस तरीके से इतने समय के बाद भी, अभी क्या, 2019 में और 2024 में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आप यहां पर देखो कब से ये लोग काम कर रहे थे इस डिजाइन के ऊपर, और कब जाकर ये आपकी चीजें खत्म हुई। ठीक है, अगर मैं डिप्लॉयमेंट की बात करता हूँ कि इसकी जो अ, कह लीजिए कब से स्टार्ट हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी, तो सबसे पहले जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बनाया गया था वो हुआ था 93 के अंदर। ठीक है, जो 90 में ये पता लगा कि भाई हमारे जो एड्रेस हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे, कि तो कुछ करो कुछ करो, उन्होंने IPv6 बनाया। और सन 1993 के अंदर, ईयर 1993 में आपका जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट हुई, और उसने एक बहुत हद तक जो आईपी एड्रेस जो एग्जॉशन हो रहा था उसको उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। और जो IPv6 की डिप्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हुई भाई आपकी 2000, मिड 2000 से आप कह सकते
ठीक है। तो सबसे पहले जो इनकी जो डिप्लॉयमेंट थी IPv6 के बारे में जिन कंपनियों ने किया, तो वो सबसे पहले किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया, वो करा यूनिवर्सिटीज। तो वर्जीनिया टेक थी जिसने IPv6 को एक ट्रायल की तरह 2004 में, वर्जीनिया टेक, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको एक ऐसे ट्रायल लोकेशन पर स्टार्ट किया ईयर 2004 के अंदर, 2004 में। ठीक है। और धीरे धीरे ये इसको अपने कैंपस नेटवर्क में लेकर गए और IPv6 का डिप्लॉयमेंट इन्होंने बढ़ा दिया 2016 तक। यानी कि 2004 से 2016 तक वर्जीनिया टेक काम करती रही। और 2016 में करीबन करीबन इनका 85% ट्रैफिक IPv6 बेस्ड हो गया। कितना समय लगा इन्हें V6 में आने, फिर भी पूरा नहीं हो पाया। ठीक है। ऐसे ही मुझे एक याद आता है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन है, तो उन्होंने भी एक ऐसे ही IPv6 का डिप्लॉयमेंट स्टार्ट किया था। इन्होंने 2004 में किया था वर्जीनिया टेक में, तो वो इससे भी पहले थे। लंदन की मैं बात करता हूँ तो 2003। यूरोप और अमेरिका देखे दोनों अलग अलग। ठीक है। तो 2003 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और इनका भी अगर 2016 में माने तो ये इनसे बहुत कम है। ये करीबन 20 to 40% ही डिप्लॉयमेंट कर पाए। दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि दिस इज द रजिस्ट्री लेवल, और ये यूरोप में क्या है, और जो अमेरिका की हम लोग बात करते हैं, तो जो कह लीजिए जो डिप्लॉयमेंट है टेक्नोलॉजी का, उनमें सबसे आगे अमेरिका आता है। तो उन्होंने सबसे पहले IPv6 को अडॉप्ट किया और बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर इसको लेकर चले गए। ठीक है। और जो आपका DNS है, अभी क्या है, IP वर्जन 4 में भी DNS होता है। IPv6 का जो DNS सिस्टम, जो DNS है विद IPv6, वो ईयर 2008 से। मीन्स अभी तक क्या था, DNS जो था वर्जन 4 का हुआ करता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो डोमेन नेम सर्वर है जिससे आपकी जो IP एड्रेस रिजॉल्व होते हैं नेम के अंदर, अब IPv6 बेस्ड जो सर्वर्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए फिर IPv6 का DNS आया ईयर 2008। और सबसे पहले जब ये यूज हुआ था, सबसे पहले इसे यूज करने वाला कौन था? चाइना। चाइना ने 2008 के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे, आपको याद हो, बीजिंग के अंदर, बीजिंग में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे, वहां चाइना ने सबसे पहले IPv6 के साथ अपने इंटरनेट के ऊपर बात की थी। तो चाइना का एक अपना भी नेट है, चाइना नेट बोलते हैं उसका भी, बारे में कभी बात करेंगे। उनके पास अपना एक सिस्टम है जो उन्होंने अपने बीजिंग ओलंपिक जो गर्मियों में हुए थे, अगर आपको याद आता हो तो, बहुत जबरदस्त उनका बर्ड व्यू स्टेडियम बनाया था उन्होंने, आपको ध्यान हो तो, बर्ड साई बोलते हैं उसको। तो बर्ड्स की तरह बना हुआ है पूरा, घोंसले की तरह, बर्ड्स नेस्ट सॉरी, घोंसले की तरह एक स्टेडियम है, बहुत ही गजब है। अगर बीजिंग जाए कभी तो देखेंगे उसको, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसा हुआ, मतलब 2008 में आ गया। करीबन करीबन आप ये मान लीजिए 2011 से जो 2011 है, वहां पर तब से जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या सर्विस सिस्टम है जो बहुत ही हाई प्रोडक्शन क्वालिटी रखते हैं, उन सब में IPv6 की इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई। तो 2011 से आप लोगों ने, जब मैं अपना IP एड्रेस डालने के लिए सिस्टम को ओपन करता हूँ, तो उसकी जो नेटवर्क नाइबरहुड में नेटवर्क प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो पहले केवल आपको IPv4 ही दिखाई देता था। उसके साथ ही आपके साथ IPv6 भी आने लगा। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइक एप्पल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, लाइनक्स हो गया, इन सब ने अपना सारा काम शुरू कर दिया। जितना भी सेल्यूलर टेलीफोन सिस्टम था, जितना भी आपका सेल्यूलर था यानी कि मोबाइल फोन था, उन्होंने भी अपने डिवाइसेस पे इंटरनेट प्रोटोकॉल को अटैच करना शुरू किया। उसकी वजह से ट्रांजिशन हुआ आपका 3G to 4G टेक्नोलॉजी। 3G जो 4G टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रोविजन हुआ, जो सर्विस हुई, वही आपकी वॉइस ओवर IP, और जिसकी वजह से IPv6 का एनहांसमेंट आया आपके मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो US में एक सेल्युलर ऑपरेटर है वेरिजोन। US वेरिजोन के बारे में जानते हैं आप लोग? एक ISP। हाँ जी। वेराइजन। हाँ। यस। वेराइजन जो है, उसकी अगर आप बात करते हो, तो उसने अपना एक नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क बनाया था, जिसकी जो डिवाइसेस थे वेराइजन, वो सबसे पहला सेल्युलर ऑपरेटर था जिसने IPv6 को स्टार्ट किया, और ये भी 2009 के आसपास की बात है। ठीक है। फिर बहुत सारी कह लीजिए कि मतलब
चीजें आती गई, और फिर एक इंटरनेट बैकबोन भी कहते हैं, जिसे कहते हैं सिक्स बोन नेटवर्क। तो 236 करीबन 230 कंट्रीज में, सॉरी, करीबन 230 कंपनीज थी जो वर्ल्ड वाइड 39 कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस करते थे। उन्होंने मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बनाया, एक ऐसी आईएसपी बनाई जिस पर IPv6 का रिले स्टार्ट हो गया। तो जो वर्जन 4 और वर्जन 6 था, वो सब मिलके उसे हम लोग बोलते थे उस समय में सिक्स बोन नेटवर्क। सिक्स बोन बीइंग ए IPv6 IPv6 इंटरनेशनली कम्युनिटी मेंबर, क्योंकि एक इसकी कम्युनिटी है, उसका मैं मेंबर। तो इसका भी एक एग्जाम हुआ करता था, अब तो खैर उन्होंने वो उसमें एंट्री बंद कर दी है। तो एक एग्जाम हुआ करता था, जिसको एग्जाम देने के बाद उसका एक सर्टिफिकेशन होता था IPv6 का, और फिर उसके मेंबर बन जाते थे। और फिर IPv6 की जो रिसर्च है, उस फैसिलिटी में हम लोग काम कर सकते थे, नेटवर्क्स पे कर सकते थे, तो वो सारे न्यूज़ लेटर आते थे। दैट्स व्हाई आई हैव सो मच डीप इंटरेस्ट इन द IP वर्जन 6, क्योंकि मैंने अपने समय में इस टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ चीजें जुड़ती देखी और कुछ चीजें हटती भी देखी हैं। तो बहुत सारी चीजें थी जो इसके अंदर है। तो इस वजह से इतनी सारी बातें हैं। तो ये सिक्स बोन नेटवर्क क्या है, एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर था जो करीबन 39 कंट्रीज के अंदर बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर एक बनाया था, जो IPv6 पर काम करना चाहती थी, करती थी। तो उसको हमने कहा कि भाई ये बिल्कुल ही सिक्स बोन है, तो सेपरेटेड बैकबोन है इंटरनेट की, तो इसे सिक्स बोन भी बोला गया। तो जेफ डॉयल हैं जो लिखते हैं, बहुत कह लीजिए कि अगर आप राउटिंग को जानना चाहते हैं तो जेफ डॉयल एक ऑथर हैं। उनकी दो बुक हैं, राउटिंग TCP/IP वॉल्यूम 1 एंड राउटिंग TCP/IP वॉल्यूम 2। कोई भी अगर CCI बनना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, तो वो दो बुक्स क्या है, ग्रंथ हैं वो, बेसिकली। जैसे हमारे यहाँ ग्रंथ होते हैं, तो वैसे ही वो भी क्या है, वो ऐसी किताबें हैं जिन्हें पढ़े बिना आप लोग राउटिंग के मास्टर नहीं बन सकते। सब लोग सारी किताब प्रेफर करने के लिए कहते हैं कि भाई आप सीएचएन पढ़ो, सीएचएन पे पढ़ो, लेकिन जो डीप स्टडी है जेफ डॉयल, तो मतलब वो पितामह है हमारे टेक्नोलॉजी के, भीष्म पितामह, जैसे सबसे ज्यादा ज्ञान है। उन्होंने इन टेक्नोलॉजी को बनाया है, चलाया है, पूरी दुनिया को चलाया है। और बहुत एज है उनकी अभी भी। ठीक है, पर्सनली मैं उनसे मिला हुआ भी। तो अगर आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी है क्या। तो ये मेरी भी जो नॉलेज है, ऐसी बहुत सारी बुक्स हो गए, इंटरनेट ड्राफ्ट हो गए, तो बहुत सारी चीजों से जाकर हम लोगों को इसमें मिलता है। तो ऐसे ही, तो इन सब चीजों को देखते देखते तो बहुत सारी, अगर मैं ISPs की बात करता हूँ, जस्ट लाइक इंटरनेट बैकबोन जो आया, अलग अलग ISPs के साथ जुड़ता है, तो जैसे बहुत सारी अफ्रीका में बात कर लेते हैं, मिडिल ईस्ट में हो गई, या यूरोपियन ब्रॉडबैंड ISPs हो गई, जिन्होंने IPv6 के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारे कस्टमर को वर्स IPv6, जस्ट लाइक स्काई यूके है जो बेल्जियम में प्रोवाइड करते, नहीं, बेल्जियम में नहीं है, बेल्जियम में है, एक्सेस फोर ऑल करके एक है, जो नीदरलैंड और बेल्जियम में सप्लाई करते हैं। स्काई यूके ने अपने कस्टमर्स को करीबन 86% IPv6 प्रोवाइड किए। मतलब ये कुछ कंपनियां हैं जो मुझे याद आते हैं, जैसे लाइक स्काई यूके ने क्या किया, 86% ऑफ कस्टमर्स को IPv6 बेस्ड कर दिया 2018 के आसपास। ठीक है, फिर ड्यूशे टेलीकॉम आती है, उसने करीबन करीबन 50 to 60% डिप्लॉयमेंट किया। फिर एक्सेस 4 वाला आती है जो नीदरलैंड में करती है और बेल्जियम में करती है सप्लाई। ठीक है, एक वू है, VOO। ठीक है, एक टेलीनेट है। ये मेजर ISPs हैं जिनके पास, जिनका रोल है, करीबन करीबन इन्होंने 70 to 80% के अपने कस्टमर्स को IPv6 डिप्लॉयमेंट किया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की एक ब्रॉडबैंड ISP है, एक्सफिनिटी, अगर आपको याद हो, कोई याद आते हैं तो एक्सफिनिटी। ठीक है, इसने भी बहुत काम किया। AT&T, यस डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम करते हैं। AT&T में अगर मैं बात करता हूँ तो करीबन करीबन 20.3 मिलियन IPv6 यूजर उस समय में थे। 2018-19 की बात आती है मुझे याद। तो 2019 मुझे इसलिए फिगर याद आती है क्योंकि 2019 के बाद एक सर्कुलर आया था कि दुनिया की जितनी भी ISPs हैं उन्हें ये तो मेजर थे कि मैक्सिमम अपना जो ट्रैफिक है वो IPv6 बेस्ड कीजिए। आप वर्जन 4 को चला रहे हो, वर्जन 4 को चला रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए
कि इतने समय के बाद भी हमने इतने मेहनत करी और आप उसके फीचर्स को नहीं देख पाते कि एक्चुअली वर्जन 6 जो है, वर्जन 6 के पास बहुत साउंड फीचर्स हैं। ये केवल 128 बिट के एड्रेस की बात नहीं है, इसके पास बहुत सारे फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू द आईपी वर्जन 4। फिर भी अगर कस्टमर को आप ये कहोगे ही नहीं कि आप नई टेक्नोलॉजी पर मूव हो, तो फिर आप इंटरनेट को इतना स्पीडी, इतना सिक्योर, इतना स्केलेबल नहीं बना पाओगे, बिकॉज IP वर्जन 4 है सो मेनी डिसएडवांटेजेस। और वर्जन 6 आपके पास एक एडवांस फीचर है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा मोबाइल, सारा कम्युनिकेशन V6 बेस्ड हो गया, फिर भी आप यूजर से कहते हो आप वर्जन 4 चलाओ, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो सर्कुलर आया, आयना ने कहा अपनी रजिस्ट्रीज से जो RIs थी उनकी, फिर उन्होंने अपनी जो सब ISP से रजिस्ट्री थी उन्हें LIR कहते हैं, ठीक है। तो उन सब ने मिलकर कहा कि भाई 2019 से कि सब लोग अब इस पर 6 पर काम करो। तो आज दुनिया की हर ISP, जितनी भी आपके ISP हैं, जो मैक्सिमम ट्रैफिक अपना क्या करते हैं, वर्जन 6 बेस्ड, ठीक है। बहुत सारी RFC इसमें लिखी गई, तो जो सबसे पहली RFC इस पे लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1995। अगर मैं RFC की भी अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन ही है IPv6 का। तो RFCs वो हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आप अपने टेक्नोलॉजी को, किसी भी प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज करते हो और इसमें पढ़ सकते हो, सारी डिटेल्स हैं, ओरिजिनल डिटेल्स हैं, वो सारी यहाँ पर होती हैं, रिक्वेस्ट और कमेंट, ठीक है। तो जो सबसे पहली RFC थी वो थी 1883, ठीक है। और 95 में लॉन्च होती है, या 1994, कितने पुराने पहले, मतलब 90 से 95, 93 में नेट आया, 90 में इसका प्रपोजल आया, और 5 साल के बाद उसकी RFC लिखी गई, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारी आती गई, फिर 2460, मुझे याद है 26 2460 का ही आई, 2460, 2461, 2462, 2463, बहुत सारी RFC, ठीक है। तो बहुत सारे RFCs के अंदर ये काम हुआ। इनमें क्या है कि इन RFCs में किसी में इसका IP एड्रेस कैसे लिखोगे, कैसे देखोगे, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो किसी में ये लिखा हुआ है कि भाई कि इसकी जो एडिशनल सर्विसेज हैं वो कैसे आप किसको पता लगाना चाहते हो। जैसे आप इसकी IP के बारे में, सॉरी, जैसे मुझे याद आता है कि एड्रेसिंग आर्किटेक्चर की अगर आप बात पढ़ना चाहते हो, तो RFC इसकी केवल एड्रेसिंग ही पढ़ना चाहते हो कि इसका जो एड्रेस है उसका आर्किटेक्चर क्या है, तो उसकी RFC है, याद आते हैं 3513 है, ठीक है। और अगर आप इसका एक ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है तो वो 3587 है। तो देर आर सो मेनी RFC इन द IP वर्जन 6, सारी तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कितनी सारी है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इनसे पता लग जाता है कि आप कुछ स्पेसिफिक पर जाना चाहते हो। ये सबसे पहले थी 95 में, फिर एक 98 में आई थी 2460, फिर ये 3 4 आई, और फिर जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है एड्रेसिंग के लिए, दैट इज 3513 और 3587। अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आई एम हेयर टू ट्रेन यू, ओके। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है IPv6 का कि कैसे आया, कहाँ से आया। अब बात आती है कि ये भाई ये चीज है क्या, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इतने सारे 340 एन डेसिलियन, 280 डेसिलियन, 360 नॉन एलियन, 920 ऑक्टिलियन, 938 सेप्टिलियन, 463 सेक्सटिलियन, 463 क्वांटिलियन, 374 क्वाड्रिलियन, 607 ट्रिलियन, 431 बिलियन, 766 8 मिलियन, 211,000 एंड 456 नंबर्स को अब आप देखोगे कैसे, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इसकी रिप्रेजेंटेशन। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? अब आती है IPv6 का फॉर्मेट। बहुत सारे फीचर हैं, अभी केवल फॉर्मेट देख लेते हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। कल पढ़ेंगे इनके फीचर्स और डिप्लॉयमेंट, ठीक है। IPv6 का जो फॉर्मेट है, ये जो नंबर है, ये 16 बाइट का हेक्साडेसिमल नंबर, 16 बाइट हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, वो कितना है? वर्जन 4 16 बाइट मीन्स 128 बिट्स, 128 बिट्स का एक हेक्साडेसिमल है। और जो 8 फील्ड्स में डिवाइड,
आईपी वर्जन 4 में 4 सेक्शन है, जिन्हें आप क्या कहते हो, ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट में डिवाइड है। ये 8 पोर्शंस में डिवाइड है, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिकली क्वाड्रेट, या आप कह सकते हो सेगमेंट। ये रिप्रेजेंट होता है, ये होता है डॉटेड डेसिमल्स में, आप इनको सेपरेट करते हो डॉट से। और IPv6 सेपरेट होते हैं, इसके जो पोर्शंस हैं वो कॉलम से, इस तरीके से। एक IPv6 एड्रेस आपको कैसा दिख सकता है? ये दिख सकता है आपको 20000000:09C00000:130F:130B, इस तरीके से। दिस इज एन IPv6 एड्रेस separated by 8 different fields: 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ये एक एड्रेस है, अगर आप सिस्टम पर डालने जाओगे तो ये एक होस्ट एड्रेस है, इस तरीके से आपको आईपी एड्रेस दिखाई देगा। अब आप ये देखो कि इसको मेमोराइज करना कितना टिपिकल है। समझ रहे हैं मेरी बात? 32 बिट का एड्रेस आप याद कर लेते हो, लेकिन 128 का, वो भी हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ एड्रेस, मेमोराइज करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। सो दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से इंजीनियर्स ने इसको हाथ नहीं लगाया। तब वर्जन 4 पे और नेट चल ही रहा था, कोई बात नहीं, मैनेज ज्यादा कर लेंगे, इसे लगा लेते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स होने के बावजूद भी वर्जन 6 आपका थोड़ा सा पिछड़ गया और आईपी वर्जन 6 चलता रहा। लेकिन आज जब बहुत सारे फीचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो वर्जन 6 इनबिल्ट फीचर्स लेकर बैठा था, उसकी वजह से आज ये मैंडेटरी हो गया और आपकी मजबूरी है कि आप इन एड्रेसेस को याद करें। तो ये जो एड्रेस मैंने आपको देखा है, देखने में अभी कॉम्प्लेक्स नजर आता है, लेकिन इसको इजी कर लेते हैं हम अपने। ठीक। इसे कैसे लिख सकते हैं हम? और अभी क्या है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इसकी रिप्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, इन जीरोस के साथ कुछ कंप्रेस्ड फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। मींस हम इसे लिख सकते हैं, इसका जो कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, DB81 130F। मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, 4 टाइम 0 को जगह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सिंगल जीरो से। ये जो लीडिंग जीरो, इनको हटा सकता हूँ, 9C0 876A 130B, ऐसे में लिख सकता हूँ। ठीक है। इसे इससे भी छोटा किया जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 2001:DB81:130F, जो कंटिन्यूअस, अगर 16 बिट्स कंटिन्यूअस जीरो के हैं, मिनिमम 16 और मोर देन 16, अगर आपके पास फील्ड्स जो हैं कॉन्टिन्यूस जीरो पे भरे हुए हैं, तो उनको एक डबल कॉलन के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और बाद में आप अपना बाकी का जो प्रीफिक्स है, जो इंटर आईडी है, जो आईपी एड्रेस है, उसे आप एज इट इज लिख सकते हो। तो ये शॉर्ट हो जाता है। ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर इफ 16, सॉरी, 16 और मोर देन 16 बिट्स आर कॉन्टिन्यूस जीरो है, कॉन्टिन्यूस जीरोज हैं, तो आप उन्हें ऑमिट करके क्या कर सकते हो, एक डबल कॉलन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। अब इसी में बात आती है, कंफ्यूजन, बहुत सारे सवाल आते हैं एनपीयू के, जब आप एग्जाम दोगे तो इस रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी आ सकता है। अगर एड्रेस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, 2001 001A 0000000000, ठीक है,
1000, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। यहां अगर आप देखते हो ये वाला जो, ये ये कितनी हो गई? ये जो 24 बिट्स हैं ये कंटिन्यूस जीरो हैं, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2001 कॉलन, देखिए ये जो लीडिंग जीरो है इनका कोई वैल्यू नहीं, इनको खत्म करके आप 1A लिख सकते हो डायरेक्ट, उसके बाद कॉलन लगा सकते हो डबल। तो ये जो तीनों सेगमेंट है मेरे, ये वाले, ये वाला, ये वाला, इनको मैंने एक केवल इस वाले डबल कॉलन से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद 100 है, इसमें वन के बाद जीरो है तो सक्सीडिंग जीरो है, और इन जीरोस की वैल्यू होती है इन बिट्स को आप जब खोलोगे तो इस जीरो का मतलब है इससे पहले की जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसे आप हटा सकते हो। 1000। उसके बाद भी कंटिन्यूस जीरो, तो क्या मैं दोबारा डबल कॉलन यूज कर सकता हूँ? अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये अप्रोच रॉन्ग है। ये जो डबल कॉलन है वो एक बार ही यूज किया जा सकता है, या तो आप यहां कर लो, इन तीन को रिप्रेजेंट कर लो, या इनको कर लो। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? ये सवाल आते हैं ऐसे। अब ऐसा कैसे दो बार यूज क्यों नहीं कर सकते? देखो, ये क्या किया है, ये एडमिनिस्ट्रेटर के ईज के लिए बनाया गया है। ठीक है। इसमें क्या है कि इसका जो लूप बैक है, जो लूप बैक आईपी एड्रेस है, दैट इज डबल कॉलन 1। जैसे आपका 127 था वहां पर, ये डबल कॉलन 1, ये है इसका रिजर्व लूप बैक एड्रेस। इस डबल कॉलन 1 का मतलब क्या हो गया, इससे पहले सारे के सारे जो ऑक्टेट्स हैं वो जीरो हैं। तो 3 4 5 6 7। ठीक है। ये, इसको आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो एक डबल कॉलन लगा के। लेकिन सिस्टम जब इस आईपी एड्रेस को आप दोगे लूप बैक पर, जब असाइन करोगे, लूप बैक मतलब वही सेल्फ टेस्टिंग करेगा अपनी सर्विसेज के लिए, तो ये क्या करेगा, इसे ये पूरा 128 बिट लिखना पड़ेगा। तो इस डबल कॉलन से पता लग गया कि ये लास्ट का है, और इससे पहले जो, इसका मतलब 7 जो फील्ड्स हैं, जो 7 सेगमेंट्स हैं, वो सारे जीरो से भरे हुए हैं, तो मुझे जीरो ऑटोमेटिकली फिल करना है। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप यहां पर लगाते हो, अगर मैं दो बार कर लेता हूं, या मैंने दो बार कॉलन लगा दिया, तो अब इसे ये पता नहीं, अब 2001 1A के बाद यहाँ डबल कॉलन लगा हुआ है, फिर 1000 के बाद भी डबल कॉलन लगा हुआ है, तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कितने सेगमेंट्स में कितने जीरोस हैं। यहां पर हो सकता है कि दो सेगमेंट 16 बिट हो जीरो की लगातार, और 16 हो सकती है यहां पर हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। इसे ये क्लियरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आप डबल कॉलन लगा दे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, और ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि मैं एग्जैक्ट एड्रेस कैसे बनाऊं, क्योंकि देयर इज नो इंफॉर्मेशन जो ये बता सके कि यहां पर ये तीन है भाई, तीन सेगमेंट थे, और यहां पर दो सेगमेंट थे जीरो वाले, यहाँ 24 बिट थी, और यहाँ 16 बिट थे जीरो की, जिसके लिए हमने डबल कॉलन रखा। तो इसलिए डबल कॉलन केवल एक बार ही यूज हो सकता है। क्लियर है? और ये हेक्स में लिखा हुआ है, 1000 भी हेक्स में लिखा हुआ है, डेसिमल में नहीं लिखा हुआ, हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट है। समझ गए आप मेरी बात? सर सर वो लूप बैक वाला कॉन्सेप्ट बताना दोबारा। है जी। लूप बैक वाला कॉन्सेप्ट जो बता रहे थे कि जो, हाँ, कि किस लिए नहीं लिख सकते। देखो अभी बताता हूँ, अभी थोड़ा सा लूप बैक को रोक लेते हैं। हम्म, ये समझ में आ गया लॉजिक आपको? हाँ जी। रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से आप कम कर सकते हो, और अभी जो आप नंबर देखोगे जो यूनिकास्ट नंबर है इनके, वो 2000 से नजर आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रूल क्या है कि फर्स्ट 001 होनी चाहिए, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है यूनिकास्ट एड्रेस के लिए ये होनी चाहिए, बाद में आप चाहे कितने भी जीरो भर लो, कितना वन कर लो, कुछ भी कर लो। मतलब वो जो आपकी जो बिट्स है, 16 बिट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उनमें लेफ्ट की 3 बिट्स 001 होनी चाहिए, और इसका मतलब 2000 आता है। तो 2002 से आता है 2000, तो यहीं पर नंबरिंग चेंज होते रहते हैं, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया। ठीक है। ये रहनी चाहिए सिचुएशन। इसे भी छोड़ दो अभी यार, 2000 पे भी मत फंसो, इस पे भी छोड़ दो अभी आप। अब यहां पर क्या है, एक तो आपने देख लिया आईपी एड्रेस, अब बात आती है नेटवर्क, ठीक है, और होस्ट की।
समझ रहे हो मेरी बात? ये तो एड्रेस लिखा हुआ है। अब नेटवर्क और होस्ट कैसे फाइंड आउट होगा? नेटवर्क और होस्ट कैसे फाइंड आउट होगा, यानी नेटवर्क को यहां पर क्या कहते हैं? यहां कहते हैं प्रीफिक्स आ जाता है। प्रीफिक्स क्या है? बिल्कुल सेम एक्सेप्टेबल है, जस्ट लाइक जैसे आप सीआईडीआर नोटेशन लिखते थे, यहां पर ऐसे सीआईडीआर करके आप अपनी प्रीफिक्स की लेंथ लिख सकते हो। यहां जो नेटवर्क आईडी है उसकी जो फाइंडिंग है सिस्टम इस प्रीफिक्स लेंथ से ही सिक्सटी निकाल, फोर पर। इसी से। 64 का मतलब ये जो 64 बिट्स हैं, ये दीज आर द पोर्शन ऑफ नेटवर्क आईडी। दिस इज नेटवर्क फील्ड, नेटवर्क प्रीफिक्स। रेस्ट 64 जो बिट है, ये क्या है आपकी? होस्ट है। और होस्ट को हम यहाँ क्या कहते हैं? इंटरफेस आईडी। इंटरफेस आईडी ये है प्रीफिक्स, और ये है उसकी इंटरफेस आईडी। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की लेंथ यहां से अब बता जाती है। और नेटवर्क आईडी अगर मुझे लिखना हो यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं 2001 कॉलन 001 है तो मैं 1A लिख सकता हूँ, कॉलन 0 लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, और इसके बाद में डबल कॉलन लगाकर बस मुझे यहां पर 64 लिखना है। That's it। कोई पहली आईपी लास्ट आईपी देने की जरूरत नहीं है इसमें। और आप पहली आईपी को, ये भी आईपी वैलिड है, अगर मैं इस आईपी को सिस्टम को दूंगा तो इस आईपी को एक्सेप्ट कर जाएगा सारी जीरो में भी, क्योंकि दिस इज द वैलिड नंबर, दिस इज द वेरी फर्स्ट आईपी। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है? दिस इज द नेटवर्क आईडी। आप प्रीफिक्स लेंथ को बढ़ा सकते हो। अब ये 64 ही क्यों है, ये अब एक फंडा सा, थोड़ा सा और हिस्ट्री पे चलते हैं भी। अब आईपी वर्जन 6 क्या था? ये बहुत सारे एड्रेस थे। अगर मैं पुराने समय की बात करता हूं तो ये जो आईपी वर्जन 6 का यहाँ पर एड्रेस देख रहे हो, ये बहुत सारे पोर्शन से मिलकर बना। इसमें था एनएल आईडी, प्रोवाइडर आईडी, रजिस्ट्री का अपना था, इसमें बहुत सारे फील्ड्स थे हमारे साथ। तो उसको याद करने में अलग अलग, मतलब जैसे आपकी जो मेन रजिस्ट्री से आया तो उसने एक नंबर रिजर्व करके रखा हुआ है, उसके बाद दूसरे पर आया RIR पे आया उसने रखा, फिर LIR पे आया लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री पे, फिर उसके बाद प्रोवाइडर पर आया तो प्रोवाइडर आईडी, ऐसे करके जो नेटवर्क आईडी थी उसमें 4-5 पोर्शंस थे, जो बाद में घटकर अब फिर 3 में रह गए और अब 2 में ही रह गए। ठीक है, अब आपके सामने नेटवर्क प्रीफिक्स और एक इंटरफेस है। फिर भी मैं इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। जो नेटवर्क प्रीफिक्स, उसके बाद आता है सबनेट आईडी, और उसके बाद आती है आपकी इंटरफेस आईडी। जो आपका जो आईपी एड्रेस आप देखते हो ये 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। ये जो नेटवर्क प्रीफिक्स है दैट इज 48 बिट, आईएसपी के साथ आता है, तो सॉरी रजिस्ट्री के पास होता है 48 बिट का कंट्रोल। सबनेट जो है आईडी, ये होता है आपका आईएसपी के पास, आपकी सर्विस प्रोवाइडर के पास, और इसके पास आता है 64। ये जो 64 है ये एक यूजर के लिए मीन्स, आईएस इंटरनेट रजिस्ट्री क्या कहती है, आईएनए क्या कहता है, अगर आप कोई पब्लिक आईपी खरीदने जा रहे हो वर्जन 6 की, तो यूजर को /64 का ब्लॉक मिलना चाहिए, ऐसा कहता है। मीन्स आपको अगर 4 आईपी की जरूरत है तो 10 की जरूरत है तो 100 की चाहिए, 1000 चाहिए तो भी ये आपको /64 आईपी देता है। तो हर एंटरप्राइज के पास 2 ⁻64 पॉसिबल होस्ट है आईपी वर्जन 6 के, कहता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है पूरी दुनिया में? आयना ने बहुत कंट्रोल बनाया है इसका। इसने क्या बनाया, हम 48 बिट तक के अपने पास नंबर है, जस्ट लाइक मैंने एक नंबर चालू किया 2, एक आयना ने क्या एक स्कीम निकाली कि अब 2 नंबर को डिवाइड करेंगे, हम सब जगह बेचेंगे, डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसने क्या किया, 2 के कॉम्बिनेशन में फर्स्ट 48 बिट हमारे पास रहेंगे और हम डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करेंगे। ये एक हिरारकी है इसकी पूरी दुनिया में जो डिवाइड हुआ। उसके बाद इनसे परचेज कौन करेंगे, लोकल रजिस्ट्री जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर जस्ट लाइक एयरटेल। अब एयरटेल गया इसके पास अपने रजिस्ट्री अपने के पास गया कि भाई मुझे आईपी एड्रेसेस चाहिए, नेटवर्क चाहिए, तो उसने क्या किया 48 को और सबनेट करके 24 बिट की सबनेटिंग कर दी इसके पास। तो एयरटेल को इसने नंबर ऑफ नेटवर्क कितने दिए, 2 ⁻24।
नंबर ऑफ नेटवर्क्स दिए। 2001 इसके पास एक रेंज थी, इसने क्या कर रखा था, अपने पास सारे रख रखे इतने। 48 इसने अपने पास रखे। उसके बाद जो बचे थे, इसी की आगे सबनेटिंग कर दी। तो 2001:0 कॉलन के बाद जो सबसे पहले नेटवर्क आया हुआ 0, फिर 1 आया हुआ, 2 आया हुआ, ऐसे ऐसे करके 2 24 नेटवर्क इसने दे दिए इसको। ठीक है। अब इसे किसी और आईएसपी से, अब वोडाफोन ने भी मांग लिया, तो ये क्या करेगा, इसमें एक बिट अपनी चेंज करेगा, 2001, जैसे आप सबनेटिंग करते हो :0 यहां पर 1 कर देगा, फिर कॉलन करके 48 वोडाफोन को दे देगा। उसे भी 2 रेज टू द पावर 24 मिल गए, वो भी अपनी सबनेटिंग कर सकता है। अब 2 रेज टू द पावर 24 कितने नेटवर्क हुए भाई? अंदाजा है कुछ आपको? 1.4 करोड़ के आसपास नंबर ऑफ सबनेट है इसके पास। और हर सबनेट में 64 बिट होस्ट की बची हुई है। देख रहे हो आप? तो एयरटेल एयरटेल के पास अपने कस्टमर्स को देने के लिए 1.4 करोड़ डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं। डिफरेंट। इतने तो टोटल क्लास सी में सबनेट थे, जितने एक केवल एड्रेस से ही उन्होंने फाइंड आउट कर लिए। बाइनरी मैथ इतना गजब है इसमें। समझ रहे हो आप मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं? आपके पास क्या /24 की क्लास सी है, वो टोटल आयना के पास थी, पूरे पूरे। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक पर नेटवर्क ही, एक जो डिजिट इन्होंने स्टार्ट की है, उसी में इन्होंने क्या किया, उसी को सबनेटिंग करके अपने पास रखा। और जो आईएसपी है, उसको 24 बिट का एक नेटवर्क दिया कि ये सारे आपके नेटवर्क्स हैं, और इन नेटवर्क्स के आगे के जो वैल्यूज हैं वो होस्ट की सारी। तो उन्होंने क्या किया, उसको यूज किया अपने सामने। इसे सबनेट आईडी को आप कह सकते हो आईएसपी की आईडी। यहाँ आईएसपी वेरीफाई होती है, आईएसपी वोडाफोन है तो उसके रेंज में लेंगे। यहाँ आपकी रजिस्ट्री होती है, इंटरनेट रजिस्ट्री, RIRs। और यहाँ होते हैं ये कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस। अगर आप खरीदने जाते हो IP वर्जन 6 को, तो आए ना ये कहती है कि भाई यूजर को चाहिए तो आपको कितने मिलेंगे, /64। पूरे जीवन में मुझे तो लगता नहीं कि मैं इसे लगा पाऊंगा। इतने पीसी मेरे पास होंगे या इतने मोबाइल होंगे, आने वाली जनरेशन में भी नहीं होंगे। कहते क्या है कि IP वर्जन 6 में इतने एड्रेस हैं कि आप तारे जितने, अगर मतलब आप गिनना चाहो ना कितने हैं ये जो अंडे ऐसी लेन मैंने नंबर बताए हैं आपसे, आप मुझसे कहते हैं, अगर मैं आपसे, आप मुझसे कहते हैं कि सर ये कितने एड्रेस हैं, तो मैं आपसे अगर कहूं कि तारों को गिन लो भाई, जस्ट काउंट द स्टार्स फर्स्ट, तो अगर जितने आपके सितारे हैं, उतने ही IPv6 एड्रेस। दोज आर द ऑल्सो अनकाउंटेबल, सेम ये है। मतलब ये इतना बड़ा एड्रेस स्पेस है जो आने वाले 1000 सालों तक भी काम में है। पूरी दुनिया के, एक सर्वे था ईयर 2021 का, कि अगर पूरे दुनिया की डिवाइसेस, हर इंसान के ऊपर अगर एड्रेस दिए जाए वर्जन 6 के, तो हर आदमी के पास करीबन करीबन, उस समय की जो पॉपुलेशन थी, हर आदमी के पास मोर देन 8196 एड्रेस आते हैं उस समय। मोर देन। ठीक है। अब मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मेरा मेरा मैं कभी भी 8196 एड्रेसेस को यूज कर पाऊंगा। पब्लिक एड्रेस बता रहा हूँ, ये तो मैं पब्लिक पब्लिक एड्रेस। किसी एक ग्रोथ रेट लगाएगा कि इस रेट से भी अगर एग्जॉस्ट होते हैं तो सिस्टम, तो पूरे IPv6 को खत्म होने होने में ट्रिलियंस लगेंगे, इतने ईयर्स लगेंगे कि सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये IP एड्रेस खत्म नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि मैथ ही इतना गजब है इसका। 2 to the power 128 विथ CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग के साथ। इसीलिए पूरे दुनिया में अब IPv6 का, अब अगर मैं एक मोटी बात कहूं, अगर समरी करते हैं तो इनके पास एक एड्रेस है, वो ही चल रहा है। और सब ये पेरेंट है, ठीक है, और बाकी सारे इसके सक्सेसर्स। सब इसी के सबनेट हो होकर आते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन और IPv6 में चलते हैं। इसलिए जो इंटरनेट की जो राउटिंग टेबल है, वो भी बहुत शॉर्ट है इस समय।
IPv6 को कंपेयर करते हो अगर, और वर्जन 4 करते हो, तो वर्जन 4 के अगर आप राउट ही कैलकुलेट करते हो इंटरनेट राउटिंग टेबल के हिसाब से, तो क्लास ए के 128 राउट, क्लास बी के और क्लास सी के, तो मिलियंस ऑफ राउट तो इंटरनेट पर वैसे ही है उसके। ठीक है, इतने तो मेजर नेटवर्क है। IP वर्जन 6 में केवल एक ही नेटवर्क है, इसी के सबनेटिंग का पार्ट है, आप इसके समराइजेशन करो और अपने राउटिंग को चलाओ। तो इजी है बहुत ज्यादा राउटिंग टेबल के साइज, यानी बहुत ज्यादा स्केलेबल है। जब 2000 भर जाएगा वो 3 को शुरू कर देंगे, फिर 4 को कर देंगे, अभी तो इसे ही फिल करने में बहुत लगेगा। अभी तक टोटल IPv6 जब कंपनियों ने 95% 100% डिप्लॉयमेंट भी कर दिया, जो मेजर ISP मैंने आपको भी बताई थी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हम्म, अगर तो सारी ISP जब 100% हो गई, तो आज भी करीबन करीबन केवल 6 to 7% IPv6 एड्रेस ही यूटिलाइज हो पाए। 6 to 7% पूरी दुनिया के में IPv6 अगर आप लगा देते हो तो इतनी है, इतने ज्यादा है। नोवल वो जेरोक्स सुनी है अपने कंपनी? हाँ जी। जेरोक्स ऐसी कंपनी थी जिसने बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए हमारे इथरनेट के लिए। डिजिटल, इंटेल और जेरोक्स, ये 3 कंपनी थी जिससे मिलकर बना था डेकनेट। इन्होंने इथरनेट बनाया था। ठीक है, और बहुत सारे लोग थे जेरोक्स के, स्टीव डेरिंग थे, मुझे याद आता है, इनकी भी किताब है स्टीव डेरिंग की। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के क्या नाम था उनका, जे अलॉर्ड थे, स्टीव बेलोवियन थे TNT के, डिजिटल के जिम बाउंड थे। तो इन सब, ये 15-16 लोग ऐसे थे जिन्होंने मिलके ये सारे बैकग्राउंड्स बनाए और इनके डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू किया। और रिव्यू करने के बाद मार्क नॉपर थे, हमारी टेक के थे, गेग मिंशल थे नोवेल के, मुझे याद आते हैं। तो इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया, इन सब लोगों ने मिलकर ये प्रपोजल दुनिया के सामने लॉन्च किया। और सोनी सबसे पहली कॉमर्शियल कंपनी थी जो सबसे पहले, जिसने IPv6 को कॉमर्शियलाइज्ड करके अपने पास यूज किया। मतलब उसने अपनी सारी जो डिवाइसेस थी, बाकी जो वो थी सब यूनिवर्सिटीज थी, यूनिवर्सिटीज ने अपने साथ काम किया, ट्रायल पर लगाया, लेकिन सोनी सबसे पहले दुनिया की ऐसी कंपनी थी जिसने IPv6 को कॉमर्शियली यूटिलाइज किया था। और इंडिया में लाने वाली कौन सी कंपनी थी आपकी? एयरटेल। इंडिया में जो IPv6 आया वो एयरटेल की वजह से आया। एयरटेल ने सबसे पहले IPv6 को परचेज किया और अपने आप को डिप्लॉय किया, तभी एयरटेल सबसे ऊपर है आज। तो ये तो एक इसका फीचर है, नंबर ऑफ एड्रेस, इसका जो लार्जर ब्लॉक साइज है ये इसका फीचर है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स, जैसे IPsec इनेबल था इसमें जब स्टार्ट किया गया था। ऑथेंटिकेशन हेडर इसके साथ अटैच था, जब ये बनाया गया था तो इसके साथ ऑथेंटिकेशन को इसमें लगाया गया था। इसकी सिक्योरिटी इसके साथ थी। अभी क्या है कि IP वर्जन 4 में आप अलग से लगाते हो, लेकिन IPv6 में इसको साथ में लगाया गया। लेकिन बाद में इसे थोड़ा सा मतलब क्या क्या जो इसमें कह लीजिए हेडर का जो कॉम्प्लिकेशंस थी, वो बहुत सारे वेंडर्स जो प्लेटफॉर्म थे उसके साथ अकोमोडेट नहीं कर पाते थे। मतलब वो सब क्या थे, जो उसका सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको मेंटेन नहीं कर पाते थे, तो ये सब बाईपास करना उन्होंने शुरू किया। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने इसको क्या किया, आपका डाउनग्रेड कर दिया। और आज ये ऑप्शनल के साथ आता है कि आप इसके V6 को भी IPsec के जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है कि पॉलिसीज जो हैं, वो जितने भी आप वो सारे काम करते हो, वो सारे काम इसमें आप ला सकते हो। ठीक है, इसकी भी RFC लिखी गई, 790 RFC थी IPsec सिक्योरिटी के साथ। लेकिन इनकी अप्रोच कितनी तगड़ी थी, इन्होंने ये सोचा कि जब हम IP एड्रेस को बना ही रहे हैं तो हम IP सिक्योरिटी को नॉवल क्यों नहीं कर देते। तो बाय डिफॉल्ट ये IPv6 के साथ IPsec सिक्योरिटी के साथ फीचर लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके जो ट्रांसमिशंस हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के, यहां पर आता है आपके पास यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। ब्रॉडकास्ट नाम की चीज नहीं है। आज जो क्लाउड है, जो आप क्लाउड नेटवर्क पढ़ते हो, वो क्लाउड क्या है, वो एनीकास्ट की एक अप्रोच है।
मल्टीकास्ट क्या है? मल्टीकास्ट क्या होता है? एक ऐसा एड्रेस होता है जो बहुत सारे सेट ऑफ इंटरफेसेस पर होता है। ठीक है। एक एड्रेस क्या हो गया? एक एड्रेस बहुत सारे इंटरफेसेस पर आप डाल सकते हो। ठीक है। भाई ये तो कर सकते हो, बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, बहुत सारे पीसीस जिनके ऊपर एक मल्टीकास्ट एड्रेस डल सकते हैं। ये तो हुआ जनरली मल्टीकास्ट की लैंग्वेज। और इस एड्रेस के ऊपर, इस पर्टिकुलर मल्टीकास्ट एड्रेस पर अगर कोई पैकेट भेजा जाता है तो वो सबके पास पहुंच जाता है। यही तो होता है मल्टीकास्टिंग भाई। सेट ऑफ इंटरफेस का मतलब नोड्स मान लीजिए, पीसीज। एक समझा। ग्रुप का एड्रेस होता है 224 अब डॉट। 2 बार में तुम्हें रख के आओ, हम तो नहीं लेके जाएंगे। चल गए हम इतने में ही। हाँ। भाई मल्टीकास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि दैट इज 224.0.0.10। आप सब पर डालो, एक साथ ग्रुप पर भेजना चाहते हो, यू कैन यूज द मल्टीकास्ट एड्रेस। लेकिन एनीकास्ट में क्या है? एनीकास्ट भी सेम ऐसा ही है, कोई भी आईपी यूनिकास्ट एड्रेस को आप एनीकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। वो भी क्या है? वो भी एक ऐसा एड्रेस है जो मल्टीपल इंटरफेसेस पर हो सकता है। लेकिन यहां ये एक स्पेशल टाइप की कास्टिंग है। जब अगर पैकेट इस एनीकास्ट एड्रेस पर भेजते हो तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद लेता है, और जो सबसे नियरेस्ट इंटरफेस होगा ये उसके ऊपर पैकेट डालता है, बाकी पर नहीं डालता। अब ये समझो ये क्या बात है। बहुत मजेदार बात है। ऐसे टेक्निकल डेफिनेशन में समझ में नहीं आ रही आपको, अब समझ में आ जाएगी। डेटा सेंटर सुने हैं आप लोगों ने? हाँ जी। अब जैसे मेरी कोई कंपनी है जैसे लाइक अरुण लाइव है। मैं क्या करता हूँ? मैं आप लोगों को क्लाउड स्टोरेज देता हूँ। एक डीसी बना रखा है मैंने। स्टोरेज यानी कि सैन समझ लीजिए, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। मैं आपको यहाँ देता हूँ, आप यहाँ पर क्या करते हो? आप अपना ईमेल मैंने आपको दे रखा है, आप ईमेल को खोलते हो और उसमें अपने फाइल को सेव कर देते हो। ठीक है। वो फाइल कहाँ जाती है? मेरे डेटा डीसी पर स्टोर हो जाती है, सो स्टोरेज प्रोवाइडर पे। ठीक है। आप कहाँ पर हो? आप प्लास्टिक। दिल्ली में बैठे हो। बढ़िया। ठीक है। आपने क्या किया? आप यहाँ से मूव होकर न्यूयॉर्क चले गए। आपने अपने डेटाबेस को खोला, लैपटॉप खोला, आपने अपने फोल्डर को अपने ड्राइव पे से उठाना शुरू कर दिया। वो ड्राइव किसकी है? अरुण लाइव की। आप जैसे ओपन करते हो यहां से आपका डेटा एक्सेस हो जाता है। हो जाता है, इतना ही तो देखते हो आप लोग। आप जाओगे अपने फोल्डर से उठा लो, बेल्जियम चले जाओ, इटली चले जाओ, ठीक है, यूएसए चले, कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में। आपको बस क्या करना है? अपना वो लॉगिन खोल लेना है और आप यू कैन एक्सेस दैट फाइल। ऐसे तो करते हो आप लोग। अब इसको ये समझ लीजिए, अगर ये जो डेटा अभी से आप कहोगे कि सर जैसे पुराने, इसे एग्जांपल को मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। मेरे पास एक ही डेटा सेंटर था, अरुण लाइव। मैंने पूरी दुनिया में प्रपोजल बांट डाले कि भाई आपके सर्विसेज दूंगा मैं। अब मेरा ये जो यूजर है यहाँ से न्यू इंडिया से बैठता, ये दिल्ली में बैठा है, एक्सेस करता है तो 1 सेकंड में के डिले में ही ये इसको एक्सेस कर जाता है। और जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मुझे इसे एक्सेस करना है, तो मुझे ट्रैफिक को राउट होके कहाँ पहुंचना पड़ेगा? और ये मेरा सेंटर दिल्ली में ही लगा हुआ है, डेटा सेंटर। ट्रैफिक को राउट होके दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक डिले में हो सकता है कि 1 मिनट लग जाए। तो आप कहते हो कि यार न्यूयॉर्क में जाता हूँ तो ये बहुत लेट खुलता है, यहाँ जाता हूँ तो ये फास्ट खुल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही लोकेशन है। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। ठीक है। अगर ये इस डेटा सेंटर में आग लग जाए, मेरा जो डेटा सेंटर है इसमें अगर आग लग जाए तो क्या होगा अरुण लाइव के साथ? सारे कस्टमर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, उनका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। मैंने दे नहीं पाऊंगा, बैंकरप्ट हो जाऊंगा, और बहुत सारे चार्जेस मुझे फेस करने पड़ेंगे जो एफआईआर करेंगे ये लोग। ठीक है। ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम एक बैकअप बना लिया मैंने, चलो बेटा मेरा खत्म ना हो जाए, मैंने एक बैकअप सर्वर बना रखा है। बैकअप भी लॉस्ट हो जाए, इसमें भी आग लग जाए, ठीक है, तो कैसे होगा? क्लाउड में आप बैठे हो, कैसे काम करते हो? तो यहां एक अप्रोच नजर आती है जो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करके देती है।
अरुण लाइव को क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये जो डिले है इसको खत्म करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने डीसी का एक सेंटर बनाता हूँ दिल्ली में स्टोरेज का, एक बनाता हूँ न्यूयॉर्क में, एक बनाता हूँ लंदन में, एक बनाता हूँ जहां भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल है मेरे कस्टमर्स का, एक दुबई में। इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। कस्टमर एक है, इसका डेटा यहाँ है, इसकी कॉपीज सब जगह है। मेरे क्या है, मेरे अपना डेटा सेंटर की अपनी कनेक्टिविटी कर रखे, जो भी फाइल भेजता है वो मैं यहाँ पर हर जगह पर पेस्ट कर देता हूँ, इनके लोकल हार्ड ड्राइव। इसका जो सिस्टम है ये जिसे एक्सेस करता है, जो आईपी मैं इसे देता हूं कि आप इस आईपी से अपनी ड्राइव को खोल पाओगे, जस्ट लाइक 1.1.1.1, इसे मैं एनीकास्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, यूनिकास्ट आईपी से एनीकास्ट कर देता हूँ। और इस 1.1 को इस डेसी पे भी लाइव कर दूंगा, 1.1.1 इस पर भी लाइव कर दूंगा, 1.1.1 इस पर भी लाइव कर दूंगा, और 1.1.1 इस पर भी लाइव कर दूंगा। कहूंगा कि आप एनीकास्ट हो, एनीकास्ट क्या है कर 1.1, तभी आईपी एड्रेस कई जगह चल जाएगी। अब यहाँ क्या है, इस डेटा सेंटर में पहुंचने के लिए आपके पास आईएसपीज है, यहाँ पर भी आईएसपीज है, यहाँ भी आईएसपीज है। अब आप कहाँ गए, दुबई गए, आपने अपना लैपटॉप खोला, दुबई के अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर से जोड़ा, और सीधा आपने जैसे ही 1.1.1 खोलोगे, तो अभी से राउट होना पड़ेगा कहाँ, अपने नियरेस्ट इंटरफेस पर। जो मेरा जो एनिकास्ट आईपी है वो क्या कहता है, वो भी मल्टीपल सेट ऑफ इंटरफेस पर एक ही एड्रेस हो सकता है, लेकिन जब आप उसे एक्सेस करते हो तो राउटर वाया यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल सबसे नियरेस्ट एनीकास्ट आईपी को डिस्कवर करता है और उसको रिजॉल्व करके आपको देता है। तो अब आपको यहां से मूव होकर मेरा जो मेन डेटा सेंटर दिल्ली का था वहां आने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी पूरी दुनिया में जाओगे तो वो सबसे पास, न्यूयॉर्क में पहुंचे तो इस न्यूयॉर्क में सबसे पास जो एनीकास्ट डेटा सेंटर होगा उसको ट्रैफिक को ढूंढेगा और वहां आपकी रीचेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो एनीकास्ट आईपी एड्रेस सेम ही रहता है हर, जैसे जैसे सेम आपके जो रहता है, सर्वर। यस बिल्कुल, आप किसी भी यूनिकास्ट आईपी को एज ए एनीकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, अलग से और कोई जितने रेंज स्पेसिफाई नहीं। जितने भी आपने सर्वर्स बनाए डिफरेंट डिफरेंट सब पर एक ही कंट्रीज में, उन आईपी, सब पर एक सबका आईपी। एक ही आईपी। तो फिर और डीएनएस कैसे बनता होगा इनका? हैं जी, इनका डीएनएस में एंट्री कैसे होती होगी? डीएनएस में भी एंट्री ऐसे ही करोगे, जब आप इसकी जब भी आप जैसे ही आप एनीकास्टिंग बनाओगे उसी हिसाब से डीएनएस का रेजोल्यूशन बनाओगे। दैट इज द डिफरेंट थिंग, इम्प्लीमेंटेशन इन द डिफरेंट पार्ट। ओके, अच्छा। डीएनएस क्या है, डीएनएस तो एक आईपी एड्रेस को नाम दे रहा है भाई, हम्म। ठीक है। तो डीएनएस में भी मैं एनीकास्ट की एंट्री डालूंगा कि दिस इज द एनीकास्ट एंड दिस इज द नेम, दैट्स इट। डीएनएस को चीज, वो सर्विस ऑप्शनल सर्विस ही तो है। हम्म। फिर डीएनएस को आप क्या मानते हो, डीएनएस तो आपको वर्ड में कन्वर्ट करके देता है आईपी, यही तो कर रहा है डीएनएस सर्वर, क्योंकि आप आईपी एड्रेस हम्म। याद नहीं रख सकते। अगर आप गूगल की आईपी याद कर लो, अगर आईपी डालो तो गूगल ही खुल के आएगा ना, ऐसे तो होता है। आप google.com पिंग google.com लिखते हो तो भी तो डीएनएस से पिंग हो जाता है, अगर आपने डीएनएस अटैच नहीं कर रखा तो डीएनएस के गूगल की आईपी डालोगे गूगल पिंग हो जाएगा। अगर डीएनएस अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आपका रीचेबिलिटी सर्वर से थोड़ी बंद हो जाएगी। ओके। डीएनएस क्या कर रहा है, डोमेन नेम रेजोल्यूशन है भाई वो। आपका जो आईपी एड्रेस है जस्ट लाइक 1.1.1 किसी सर्वर का आईपी एड्रेस है, ये कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का एक सर्वर ही तो है, डेटाबेस है एक। अब इसका आपने नाम लिख दिया जैसे arunlive.com, तो मेरे एक आईपी एड्रेस भी तो है जो अरुण लाइव से मैप हुई है, मैं इस डीएनएस, इस मैपिंग को डीएनएस रिजॉल्व करके आपके पीसी को देता है। ओरिजिनल अरुण लाइव किस आईपी एड्रेस से है, क्योंकि पैकेट का डेस्टिनेशन जो होगा, आपकी जो सिस्टम जो डेस्टिनेशन बनाएगी वो इस आईपी को बनाएगी, इसको नहीं बनाने के एड्रेस को। तो फिर तो जो जो ग्लोबल डीएनएस सर्वर होगा तो जी, उसके तो ऊपर तो वन वन एनीकास्ट पे ही आप डीएनएस एंट्री परफेक्ट बनाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट बिल्कुल। और वो जोग्राफिकल, जी, जो भी जोग्राफिकल होती है, जो जैसे मैं जीएसएल भी करता हूँ, ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग, उसके भी हम डीएनएस एंट्रीज जब बनाते हैं तो एक ही डीएनएस एंट्री बनाते हैं मगर डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होते हैं। बिल्कुल। रिजॉल्व एक में ही करता है एज पर द लोकेशन। तो बेसिकली जो एनी कास्टिंग है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एप्लीकेशन है, इस आप कह सकते हैं। ये ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा स्पेशल है और इसी की अप्रोच को लेकर फिर फ्यूचर में बहुत सारी सर्विसेज बनाएगी। आईपी वर्जन 4 में भी एनीकास्ट था, ऐसा नहीं है कि आईपी वर्जन 4 पर नहीं कर सकते, लेकिन क्या है ये एडिशनल है।
आपको एक एडिशनल डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, सर्विस करना पड़ेगा, लेकिन IPv6 में इनबिल्ट फीचर है कि आपको बस जाना है किसी भी IPv6 पे लिखना है एनी कास्ट, और एनी कास्ट को आप अपने लोकल लैन में, अपने कंपनी प्रेमाइसेस में भी यूज कर सकते हो। दिस इज द ट्रांसमिशन, दिस इज द बैकबोन ऑफ योर क्लाउड। और ये जो सारी बातें जितनी भी होती हैं कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो एनी कास्ट बेसिस पर ही है। एक साथ कई जगह हो सकती है और राउटर उसे बेस्ट दे सकता है। मल्टीकास्ट भी एक साथ कई इंटरफेसेस पर हो सकता है, लेकिन इसका जो पैकेट डिलीवरी होगी वो सब पर होगी, जाके एक साथ सबके लिए भेजेगा, सब पर जाएगा। वो मल्टीकास्ट है ग्रुप के लिए। ये है नियर टू, नियरेस्ट, क्लोजर टू द इंटरफेस, जो आईपी एड्रेस जहां सर्च हो जाएगा उसको आप यहां पर इसको सर्च कर सकते। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके साथ आपका वर्जन 6 लॉन्च हुआ। और भी बहुत सारे, जैसे नेट है, इसके बारे में आया थी टेक्नोलॉजी, इसमें भी नेट आया था। इसमें भी प्राइवेट एड्रेस डाले गए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि लोगों का सोचना ये था कि भाई प्राइवेट पब्लिक का था, तो इसमें भी था साइट लोकल एड्रेस बोला करते थे। लेकिन भाई IPv6 में नेट की जरूरत क्यों है? वो तो नेट तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में लाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, नेट भी लगाओ, तो वो भी बनाया गया, वो भी चला, अब वो भी खत्म हो गया। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आज करंट की टेक्नोलॉजी में चलते हैं। ये जो सेशन था, ये था इंट्रोडक्शन। क्या है IPv6, किस तरीके से दिखाई देता है, क्या इसकी अप्रोच थी, क्यों बनाया गया, मोटिव क्या था, ओरिजिन कैसे हुआ, किन लोगों की मेहनत थी, किन इंजीनियर्स ने किया, और कैसे कैसे ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहा। सर ठीक है। नेटिंग हो जाती है IPv4 टू IPv6 पे? ट्रांसलेशन, वो भी ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी है, टनलिंग टेक्नोलॉजी है, वही जो 4 to 6 के जो कम्युनिकेशंस हैं वो आएंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। सब हो जाता है। ठीक है। मगर जब बोलो। मैं ये कह रहा था कि इसके इसके अंदर कोई जो प्राइवेट पब्लिक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना? इसमें था जब ये शुरुआत में आया था, अब नहीं। अब नहीं है तो मतलब, जैसे आप बता रहे थे कि हर यूजर पे 8000 IP एड्रेसेस आती हैं, तो प्राइवेट पब्लिक का कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए ना? होने नहीं वो चाहिए। इसका जो हाँ। मोटिव था वो उसके अगेंस्ट था। हम्म। तो लेकिन क्या था, उस समय के डेवलपमेंट में इंजीनियर्स की डिमांड थी कि भाई इसमें भी नेट, मतलब होता है ना कि कोई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे प्रोसेस होती है। IP वर्जन 6 में आज भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी एड ऑन होती जा रही है। हम दो लोग राउटर पर बैठे हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा काम नहीं है इस पे। हमें तो क्या करना है, कम्युनिकेशन करवाना है। 6 का ट्रैफिक आता है, 6 को राउट करना है, 4 का आता है, 4 को करना है। अपना काम तो यही है। हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल वर्जन 6 पे कैसे बिहेव करेंगे, हमारी टनलिंग टेक्नोलॉजी वर्जन 6 के ऊपर कैसे चलेंगे, हम तो कोर के बंदे हैं। हम्म। असली काम किन के पास है? होस्ट के पास है, जो इन पर ऊपर सॉफ्टवेयर चलाते हैं, इनके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। तो हम्म। बहुत सारी चीजें यूजर के बेस, तो उसके लिए IPv6 अलग है। तो देर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज जो आज भी आ रही हैं। मैं इस टेक्नोलॉजी को, आप ये लगा लो, इतने 25 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि इसमें कई सारी चीजें आई, मेरे सामने नेट आया चला गया, भाई नेट आया ही था पहले से, मेरे सामने चला गया वो। बहुत सारी टनलिंग टेक्नोलॉजी थी, आई चली गई, तो बहुत सारे फीचर्स थे। जस्ट लाइक IPsec जो ऑथेंटिकेशन हेडर है इसका, ये आया फिर हट गया, फिर आया फिर ऑप्शनल हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो जिनके बारे में कल हम पढ़ेंगे, इनके एड्रेस टाइप्स के बारे में। तो जब इसके एड्रेस हैं, पुराने वाले भी, आने वाले भी, इसका ICMP कैसे वर्क करता है, किस तरीके से डिस्कवरी करता है, किस तरीके से आप इसे सिस्टम पर असाइन कर सकते हो, क्योंकि इस पे असाइनमेंट का भी फीचर है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास। आपको DSCP की जरूरत नहीं है, आपका सिस्टम अपने आप IPv6 का एड्रेस बना सकता है। ये खासियत है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IP वर्जन 6। ठीक है, आज सेशन रखेंगे इतना ही। और विंडोज में XP, आपको याद होगा विंडोज XP आया था, हाँ जी। ठीक है, जिसमें IPv6 का जो स्टैक था वो बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं था। अलग से IPv6 का ऐड करना पड़ता था, सर्विस सर्विस ऐड कर। आपने कभी XP पे काम किया है? विंडोज XP पे वो क्या था दरअसल, वो एक शैडो नेटवर्क था, बस मान लीजिए कि मतलब वो एक तरीके से उन्होंने किया। तो विंडोज XP में क्या था कि IP वर्जन 6 इनेबल नहीं था, तो अलग से ऐड सर्विस करते हैं, फिर वहां से जाके प्रोटोकॉल डालते हैं IP वर्जन 4, ऐसे वर्जन 6 का अलग है। विंडोज 7 से, अगर मैं विंडोज की मुझे याद आ रही, तो विंडोज 7 से वर्जन 6 साथ में है।
मीन्स आप अपने सिस्टम की नेटवर्क प्रॉपर्टीज खोलोगे और जब आईपी एड्रेस डालना चाहते हो तो वहाँ IPv4 एड्रेस भी लिखा रहता है और IPv6 भी लिखा था अब, है ना? ध्यान दिया कभी आपने? नहीं तो हाँ मैनुअल आईपी हाँ एड्रेस जी। जब डालोगे अपने विंडोज की मशीन में, मैक में, तो अब आप देखोगे वहाँ IPv4 एड्रेस भी आता है और IPv6 एड्रेस डालने का भी ऑप्शन आता है। ये पहले नहीं आता था, ये विंडोज 7 से स्टार्ट किया विंडोज। एक्सपी में अलग से ऐड करते थे तब लोग। एक्सपी से पहले वर्जन 6 आता ही नहीं था। तो बात हो गई पुरानी। तो ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स जो आए गए, कब किसके साथ आए उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ेंगे कल। और हम देखेंगे किस तरीके से इसके जो स्टैक है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टनलिंग कैसे काम करता है, वर्जन 4 to 6 से कम्युनिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। वो सारी डिस्कशंस आएंगे हमारी कल के सेशन। क्लियर है भाई? सर एक क्वेश्चन था मुझे, जैसे बता रहे थे कि /64 यूजर्स के लिए होता है, और जैसा हम एंटरप्राइज में IPv6 बना रहे हैं, तो उसमें नेटवर्क कैसे असाइन होगा कि कौन भाई सा? जैसे आप वर्जन 4 में सबनेटिंग करते हो ना, हम्म। सेम ऐसे ही आप जितने चाहो उतने नेटवर्क बना सकते हो। /CIDR तो सेम। मगर उसमें फिर वो जैसे ISP में फिर कैसे चलेंगे, वो क्लैश नहीं होगा? क्यों क्लैश होगा? ISP ने तो दिया ही आपको है। तो फिर आपने एक ISP। आपने देखो सुनो, वर्जन 4 में क्या करते थे, जस्ट लाइक आपने 1.00 परचेज कर लिया हम्म ना, हम्म और /8 ये दिया उसने आपको। अब इसे 1.0 उसने तो एक नेटवर्क दिया था आपको, लेकिन उसने आपको क्या दिया था? 24 होस्ट बिट दी थी। हम्म। अब आप इनकी जहां तक कहां तक सबनेटिंग कर सकते हो, 30 तक जा सकते हो आप आराम से, पॉइंट टू पॉइंट हाँ तक। जी। ऐसे ही वो क्या कर रहा है, IS अब वर्जन 6 में वो क्या कर रहा है आपको, वो 64 बिट का प्रीफिक्स दे रहा है एक। और आपके पास कितनी होस्ट बिट है? 64 होस्ट बिट है। तो आप भी सबनेटिंग करते हुए कहां तक जा सकते हो? मैक्सिमम पॉइंट तक, जहां तक आपके होस्ट आएंगे। सेम वही गेम करना है आपको। 64, हम 64 बिट्स की जो लास्ट की बिट है उसे हम नेटवर्क फील्ड भी बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे IP बिल्कुल और में बिल्कुल बिल्कुल पूरा बिल्कुल। अपना नेटवर्क। अपना और नेटवर्क पूरा एक एड्रेस पर शेयर कर लो, और इतने सारे जितने बड़े ब्लॉक बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप बना सकते हो, बड़ा छोटा सब सुपर नेट करके। है ना, और वो बिल्कुल डिफरेंट होगा पूरे इंटरनेट वर्ल्ड में जो हमें बिल्कुल, एंटर क्योंकि वो करे। वो देखो, वो पेरेंट तो आपका यही रहेगा ना, हम्म। और ये तो आपके नाम असाइंड है। इसके अंदर जितने भी होंगे वो सारे आपके ही हैं और पब्लिकली यूनिक होंगे ग्लोबली। अच्छा, और आप इसे कहते हैं इंटरफेस आईडी, जो यूजर्स बिट्स होती हैं, जो नोड्स बिट्स होती हैं, और जो बीच में होता है उसे सबनेट आईडी होता है, और जो फर्स्ट हाँ, बिट, जो फर्स्ट उसे बिट्स बोलते होते हैं हैं उसे क्या नेटवर्क कहते प्रीफिक्स। हैं? नेटवर्क एक्चुअली प्रीफिक्स। बेसिकली 64 बिट जो पूरा है इसे आप नेटवर्क प्रीफिक्स ही कहोगे। अपने नेटवर्क एंटरप्राइज में। प्रीफिक्स, यस। नेटवर्क प्रीफिक्स एंड देन इंटरफेस आईडी। ओके। वो जो सबनेट आईडी फील्ड है वो रिलेटेड है ISPs के लिए। मतलब सर्विस प्रोवाइडर कोर की अगर मैं बात करता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर तो सबनेट आईडी फील्ड आता है। एंटरप्राइज में नेटवर्क प्रीफिक्स और इंटरफेस आईडी है। अगर आप रजिस्ट्री पर जाओगे तो वो जो सबनेट आईडी है उसके अलावा भी और पोर्शंस आ जाते हैं फिर। वो जो इनके पास जो 48 बिट है उनमें से बिट्स का रिप्रेजेंटेशन उन्होंने रिजर्व किया हुआ है रजिस्ट्रीज की तरफ। तो वहां जाने की जरूरत नहीं, वो खत्म हो गया पूरा। पहले हम वो भी पढ़ा करते थे, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। उनकी बेसिकली रिक्वायरमेंट। हम 64 बिट्स का ही लेना देना ज्यादा जी पड़ेगा, जी क्योंकि अगर जी। अगर जो नेटवर्क बिट्स की बात करें, जो सबनेट बिट्स की है, वो तो हमें डिफाइन करता है कि हम कौन से ISP के अंडर है ना। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है। ये जो नेटवर्क प्रीफिक्स है ये बताएगा आपको आपकी रजिस्ट्री के बारे में। मेन INR की रजिस्ट्री हो गई, फिर आपकी RIR हो गई, ठीक है, फिर LIR हो गई। ये लोकल रजिस्ट्री जो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ISPs। तो ISP की 24 बिट है, RIR के पास अपनी बिट्स रिजर्व है, और INR के पास अपने रिजर्व है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलने के बाद फिर यूजर को मिलता ही है पूरा सिस्टम। ये एक इनका इंटरनल आर्किटेक्चर। जैसे सर मैं अपनी एक ISP पे हूँ, ठीक है, मैं वराइजन पे हूँ, हाँ, वराइजन पे यूज करता हूँ, तो वराइजन अपनी अपनी जो बिट्स होंगी जो उसकी आगे की होंगी, बाकी हमें उससे लोकेशन होगी, जैसे मुझे एक यस। एंटरप्राइज बना, तो वेराइजन को एक। मिले, वेराइजन को जो एड्रेस मिलेगा वो 48 बिट का मिलेगा।
वेराइजन अपने अच्छा। कस्टमर्स को देगा इसकी सबनेटिंग करके, लेकिन मैक्सिमम 64 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि और जैसे आयना जितनी कहता भी है कि 64 दो, लेकिन ये क्या करते हैं, ये 64 से ऊपर चले जाते हैं। आईएसपी क्या है, आईएसपी तो एक अलग चीज है, उसने हम्म, आयना ने कहा है, लेकिन ये इसको फॉलो नहीं करते क्योंकि पता है स्लैश 64 यूजर पे संभाला भी नहीं जाने का। हम्म। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे सर मैं कोई /64 की सबनेटिंग करता हूँ और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्राइजेज कितने भी नेटवर्क बना सकती हैं, है कितने ना? भी बना जैसे सकते हो। IPv4 में तो ये होता है ना कि हम नेटिंग कर देते हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता, है ना? हम्म। ISP पे नेटिंग हो देखो जाती है इस तो हाँ यहाँ नेटिंग की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि नंबर ही इतने ज्यादा है और तो सस्ते से बहुत है, चीप बहुत है, महंगा नहीं है एंटरप्राइज को IPv6। एंटरप्राइज तो कुछ भी दे रहा है, जैसे मेरी एंटरप्राइज, आपकी एंटरप्राइज, आप कुछ भी दे रहे हैं उसमें सब नेटिंग कैसे भी कर रहे हैं, भाई मगर साहब जब इंटरनेट। जब IPv6 लगाओगे तो आप कुछ भी नहीं दे पाओगे। आप जब अच्छा। IPv6 को लगाओगे तो ये बाउंडेड भी है, आपको वो बाय ही करना पड़ेगा वाया यूजिंग ISP, ISP से खरीदना ही पड़ेगा, तभी लगा पाओगे IPv6 को, क्योंकि IPv6 में नेट नहीं चलता, नेटिंग नहीं अच्छा, कर तब तो सकते। यस, तो इसका मतलब कोई भी एंटरप्राइज अगर IPv6 लगाना चाहता है अपने उसे ऑर्गेनाइजेशन में परचेज तो करना पड़ेगा। दे हैव टू परचेज इट, यस, तभी वो थोड़ा आइडेंटिकल मतलब सेपरेट रहेगा तभी सेपरेट रहेगा, क्योंकि नेटिंग डिफरेंट। का तो फीचर आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास अपनी सारी साइट्स थी, मतलब आपने भी हम्म 10.0 चला रखा है, हम्म कस्टमर बी ने भी 10.0 चला रखा है, कस्टमर सी ने भी 10.0 चला रखा है, वो तीनों चल सकते थे क्योंकि आप नेटिंग के थ्रू उनकी लेकिन आप ये तो सोचो वो भी तो पब्लिक आईपी से मूव हो रहे हैं, हाँ जी, वो पब्लिक ओवरऑल आईपी से। इंटरनेट पे पब्लिक आईपी पे जा रहे हैं, वो पब्लिक आईपी यूनिक है। ऐसे IPv6 में क्योंकि इसमें नेट है ही नहीं, तो आपको पब्लिक आईपी ही लेनी पड़ेगी हर हालत में, खरीदनी वहां भी 10 पड़ रही है, यहाँ 10 में, वहां 10 के में आप 1 लाख रुपए देते हो, यहाँ 1 लाख रुपए में आपको अरबों आईपी मिलेंगे। और यहाँ है ही नहीं कोई पब्लिक नेटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नेटिंग तो का इसका कॉन्सेप्ट मतलब। ही नहीं है। यस, ओके। दिस इज द तो मैजिक। तो और फिर इसका बहुत मतलब सस्ता हम। है ये, ऐसा नहीं कि देखो एंटरप्राइज क्या है, एंटरप्राइज पैसा खर्च करता है, आपको 10 आईपी पब्लिक, 10-50 आईपी तो पब्लिक पूल खरीदना ही पड़ेगा अगर बहुत बड़ा है हाँ जी, तो उनके खरीदना पैसे भी तो पड़ेगा। देगा ISP को, और कितने पैसे दोगे, वर्जन 4 तो वैसे ही बहुत कम है, बचा ही नहीं हम्म उनपे। ठीक है, उसके कंपैरेटिवली अगर आप वर्जन 6 को परचेज करते हो तो वर्जन 6 इतना ज्यादा है ISP के पास, वो वैसे ही बहुत सस्ता है। तो क्या चीज वो सेपरेट देते हैं, जब ISP आपको आपको आईपीवी आईपीवी। नेटवर्क आईडी जैसा भी मिला है ना, वो पूरा नेटवर्क आईडी मिलेगा, पब्लिक नेटवर्क प्रीफिक्स मिलेगा पूरा, एक पूल देंगे अच्छा। आपको 64 बिट का, क्योंकि जी ये आपका है, अब इसमें आप सबनेटिंग करो, ये एक ही नेटवर्क में सारे के सारे पीसी लगा लो, ये आपके ऊपर है, मैंने तो ये दे दिया, इसे ही मेंटेन करेगा वो अपनी राउटिंग में, जो आपको पब्लिक नेटवर्क प्रीफिक्स दिया है वो अपनी राउटिंग में हम्म, मेंटेन करेगा, और वो उसी को ही रखेगा, आपके अंदर वाले को नहीं रखेगा सबनेटिंग, वो आपके इंटरनल पॉलिसी होगी भाई राउटिंग की, आप कैसे रखते हो उसको। ठीक है। ठीक है ना भाई, 64 बिट आपको जब मिल गई है तो आप, भाई आप ये लगा लो, एक नेटवर्क सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा आप 10 पीसी रखोगे, 20 रख लोगे, 40 रख लोगे, 50 रख हम्म लोगे, 100 रख लोगे, समझ रहे हो, 250 ठीक। कंप्यूटर का भी आपने एक नेटवर्क नहीं देखा होगा, 1000 कंप्यूटर्स का तो बहुत बड़ी बात होगी, मतलब अगर मैं एक हम्म नेटवर्क सेगमेंटेशन करता हूँ तो आप सोच सकते हो 1000 पीसीज का कोई नेटवर्क हो आपके लैन के अंदर, नहीं। क्योंकि मैनेजेबल नहीं है, तो आप स्मॉल करते हो उसको। ठीक है, तो 100 कंप्यूटर का एक नेटवर्क सेगमेंट 200 का भी बहुत बड़ी बात है, मतलब एक फ्लोर पे 200 कंप्यूटर्स लगे हैं तो उनमें आपने एक ही लैन बना रखा है, तो 200 कंप्यूटर्स भी बड़ी बात जैसे हमारे में ऑक्टेट होता है IPv4 में, है। यहाँ आप कह रहे थे क्वार्टरलेट होता है ना? क्वार्टरेट होता है, क्वार्टरेट, एक क्वार्टरलेट में कितने बिट्स होती हैं? 16 बिट, 16 बिट्स। ओके। 16 8 128, 16 8 128, 8 16। सेगमेंट्स होते हैं, 16 16 बिट के 8 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। 16 बिट के सेगमेंट्स में डिवाइडेड। जी ओके। जी जी जी। क्लियर है? हम्म। कल कल देखेंगे कि कैसे आप कर देते हैं IP एड्रेसेस, तो पता जी हाँ। लगेगा ज्यादा। पहले आप एड्रेस को समझोगे कि एड्रेस हो है क्या, अभी तो मैंने आपको एड्रेस दिखता कैसे ये बताया, टाइप ऑफ एड्रेस तो बताया ही नहीं, हम्म है ना। तो आज है इंट्रोडक्शन, कल हम जाएंगे इसके कोर पे,
और फिर जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ इन्हें लगाओगे, क्योंकि हर राउटिंग प्रोटोकॉल IPv6 इनेबल है, तो हम जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स आगे पढ़ेंगे वो वर्जन 4 और वर्जन 6 दोनों के साथ पढ़ेंगे। तब आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग इसकी धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। तब आपको पता लगेगा ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे चीजें चलती हैं इसकी। क्लियर है जी? ठीक है सर। चलो फिर भाइयों, मुलाकात होगी कल सेम टाइम। आई विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग। ओके। ओके सर। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू मच। मिलेंगे जोश के साथ कल फिर इसी टाइम। ओके। ओके जी सर।